वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा पार्ट 5 चिकित्सा के चक्कर में कि कैसे बेढप जी स्वाद के चक्कर में इच्छा ना होते हुए भी खाना खा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, और उसके बाद दवा चलती है, कितने दिनों तक ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। फिर मित्र मंडली भी आने जाने, मतलब घर पर रेगुलर मेला लगने लगा है, मित्र मंडली बैठी रहती है, किसी न किसी विषय पर चर्चा बहस छिड़ी रहती है। उसमें लेखक को भी बोलना पड़ता है, लेखक का पैसा भी खर्चा हो रहा है, लेखक बोलते हैं, तो इसमें दर्द में कहाँ कमी आनी थी। फिर ऐसी सारी बातें यहाँ तक लेखक ने हमको बताई। फिर सबने मिलकर इनको सलाह दी कि आपको डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत नाम है उनका। वो वैसे 8 रुपये फीस है उनकी, और 1 रुपया मोटर का अलग से लेते हैं, मोटर से आते हैं इसलिए। और लंदन से पढ़कर आए हैं, CRFS की डिग्री वो लेकर आए हैं लंदन से, सॉरी FRCS की डिग्री लंदन से लेकर आए हैं। तो यहाँ तक हमने देखा पिछले वीडियो में। हम आगे से देखते हैं कि क्या डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवाई से आराम पड़ा बेढप जी को, और आराम पड़ा तो उसके आगे क्या हुआ। फिर कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए, आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले धीरज रखिए, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा मंगवा लीजिए। तो लेखक बताते हैं कि जैसे कुछ लोगों का सौंदर्य अपने आप रात में बढ़ जाता है, वैसे डॉक्टरों की फीस अपने आप ही रात में बढ़ जाती है। डॉक्टर लोग अगर रात में दिन भर काम करते हैं क्लिनिक में, अगर रात में कहीं जाना है तो उसकी फीस ज़्यादा लेते हैं थोड़ी। तो इसलिए लेखक बोलते हैं कि कुछ लोगों का सौंदर्य जैसे रात में बढ़ जाता है, वैसे डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, फिर भी डॉक्टर साहब को बुलाया गया, क्योंकि इतने दिनों से पिछले 4-5 दिनों से आराम नहीं पड़ रहा है बेढप जी को, दवाइयाँ लेने के बाद भी पड़े हैं वो वैसे। तो लोग सभी उनको सलाह देते हैं कि इसे कब तक पड़े रहोगे। आते ही उन्होंने, डॉक्टर साहब ने इनके हाल पे रहम किया, मतलब आते ही देखा उन्होंने और धीरज बंधाया कि ठीक है, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, मिनटों में आपका दर्द गायब हो जाता है, थोड़ा गर्म पानी करवाइए और ये दवाई मंगवाइए। उन्होंने पर्ची पर उन्होंने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वो सुई कोच कर चुभो दी। तो उन्होंने जो भी दवा मंगवाई, इंजेक्शन भरा और इनके पेट में वो सुई चुभाई। लेखक बताते हैं डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। कुछ बोला उन्होंने, समझाया और सांत्वना दी कि ठीक हो जाएगा दर्द, चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई, उसके बाद लेखक को नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी। नींद कब खुली लेखक को भी नहीं पता, लेकिन दर्द कम हो चुका था और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। और सचमुच डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा से ऐसा आराम पड़ा इनको, उस समय सो गए, नींद आ गई और फिर जब नींद खुली तो पता चला कि दर्द कम है, और दूसरे दिन सुबह होते होते तो दर्द पूरी तरह से, रफू चक्कर यानी गायब हो जाना। रफू चक्कर ये मुहावरा है, रफू चक्कर हो जाना, गायब हो जाना। मेरा मित्र जब मैंने मेरे मित्र से कुछ करने के लिए कहा या उससे मुझे काम पड़ा, तो वो वहां से रफू चक्कर हो गया। ऐसे सेंटेंस बनाया जा सकता है मुहावरे में डाल के। रफू चक्कर होना है गायब हो जाना। तो पीड़ा, रफू चक्कर हो गई मतलब पीड़ा गायब हो गई थी सुबह उठे जब। कोई 2 हफ्ते मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में लगे, पूरा 2 हफ्ता लग गया लेखक को ठीक होने में। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा, जो डॉक्टर साहब ने दवा दी थी डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने, वो दवा पीते रहे। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी, हर दिन 18 आने की शीशी लानी पड़ती थी, वो हर दिन लाती थी। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो वह तिलमिला उठे। लेखक बताते हैं कि दवा का स्वाद तो इतना अच्छा था, कहने का अर्थ है कि अगर बताते हैं कि मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए, अगर मुर्दा भी व्यक्ति है, वो ऐसे बता रहे हैं, पहले तो कहते क्या कहना, मतलब बहुत अच्छा था, अच्छा नहीं था, वो इतनी कड़वी दवा थी कि अगर मुर्दे के मुंह में भी डाल दी जाए तो भी तिलमिलाकर उठ जाए, मतलब वो जिंदा हो जाए, इतनी कड़वी दवा थी वो। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। डॉक्टर साहब के घर गए बोलने के लिए कि धन्यवाद, मतलब इतना अच्छा दवा दी, मुझे आराम पड़ गया 15 दिन बाद। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता ना होगी। वो डॉक्टर को पूछते हैं बेढप जी कि अब तो मुझे दवा पीने की कोई जरूरत नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। वे बोले ये तो आपकी इच्छा है, पर यदि आप काफी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं, अगर 6 घंटे की देर और हो जाती
तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। या तो कहिए कि आपने समय पर मुझे बुलवा लिया, अभी कुछ दिन दवा पीजिए। अब ये डॉक्टर साहब के पास धन्यवाद देने के लिए गए थे और पूछने के लिए गए थे कि अब तो दवा पीने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो नई बात बता दी। उन्होंने कह दिया कि नहीं, आपको दवा पीती रहनी पड़ेगी, आपको एहतियात बरतना पड़ेगा, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, आपको देखभाल करनी पड़ेगी इस चीज की, नहीं तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं रखा खुद का तो। और अच्छा हुआ उस दिन आप लोगों ने मुझे बुलवा लिया, और 6 घंटे की देर हो जाती तो आपकी श्रीमती जी समझ लीजिए भाग्यवती है कि मुझे बुलवा लिया आप लोगों ने, नहीं तो उनको रोना पड़ता, मतलब आपको कुछ भी हो सकता था कहने का अर्थ। तो अभी आपको कुछ दिन और दवा पीनी चाहिए, ऐसे डॉक्टर साहब ने इनको बता दिया, पूरी तरह से सत्य परिस्थिति बता दी और ये इनको डरा दिया, ऐसा कह सकते हैं। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। तबीयत फड़क उठना है मतलब एकदम आश्चर्यचकित रह जाना, मतलब इनको कभी मालूम भी नहीं थे। ऐसे ऐसे रोगों के नाम बताए डॉक्टर साहब ने कि क्या क्या हो सकता है, हो जाता है, या क्या आगे क्या हो सकता है अगर आपने दवा नहीं पी तो, इससे और इससे संबंधित दूसरे क्या क्या रोग, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसे ऐसे रोगों के नाम बताए कि लेखक तो एकदम चक्कर में पड़ गए, तबीयत फड़क उठी, मतलब आश्चर्य, लेखक को आश्चर्य की सीमा ना रही। क्यों? भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, मतलब मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, मतलब मुझे ऐसा कोई मर्ज हो सकता है कि जिसका नाम साधारण हो, मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति भाई, तो मेरे मर्ज भी ऐसे हो सकते हैं कि जिसके नाम पढ़े लिखे लोग ही जानते होंगे, बड़े जो बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वही नाम जान सकते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। ऐसे मर्ज जिनका के नाम बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जान सकते, ऐसे ऐसे मर्ज। और इसीलिए लेखक ये भी कहते हैं मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या कि केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। इन्होंने तो ऐसे ऐसे मर्ज के नाम बताए, ऐसे ऐसे रोगों के नाम बताए, पता नहीं दूसरे डॉक्टरों को भी ये मर्ज मालूम है कि नहीं। और लेखक ये भी कहते हैं कि मुझे जो मर्ज हुए हैं, जब बता रहे हैं कि ऐसे हो सकते हैं, ये तो बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी मालूम नहीं होंगे जो जो इन्होंने रोगों के नाम बता दिए, और पता नहीं दूसरे डॉक्टरों को भी मालूम है कि नहीं, कि सिर्फ डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को ये सारे रोग मालूम है। खैर, अब जो भी डर था उनके मन में, उसके लिए उन्होंने वो दवा जारी रखी, चालू रहने दी, वो दवा पीते रहे। अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे तो संभवतः समाप्त न हो। उधर मैं हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था, इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अब किसे बुलाया जाए। पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई भी न तो किसी की बात मानता था और न ही कोई निश्चय ही हो पाता था। डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि ये आश्चर्य में पड़ गए थे, फिर भी इसीलिए और भी जो भी डर से इन्होंने वो दवा चालू रखी। 1 सप्ताह अभी नहीं हुआ था, दवा चालू ही थी कि दोपहर 2 बजे दिन में एकाएक दर्द रूपी फौज ने इनके शरीर रूपी किले पे हमला कर दिया। शरीर को किला बता रहे हैं और दर्द को एक फौज बता रहे हैं जिसने अचानक हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, जिन रोगों का नाम डॉक्टर साहब ने बताया था, उनका स्वरूप मेरी रोती आंखों के सामने, रोना आ रहा था लेखक को, इतना दर्द हो रहा था लेखक को। तो रोती आंखों के सामने जो जो रोग बताए थे डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने, वो नृत्य करने लगे। और लेखक के ध्यान में आया कि ये जो हमला हुआ है ये उनमें से ही किसी एक रोग का है, एक मर्ज का है। तुरंत आदमी दौड़ाया गया डॉक्टर साहब के यहाँ कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। लेकिन आदमी वहां से कैसा लौटा, जैसे बिना मांगी पत्रिका लौट आती है। अगर किसी ने पत्रिका मांगी नहीं और उनके यहाँ भेजी जाए तो वो वापस भेज दी जाती है बहुत बार,
कि नहीं नहीं, यहाँ तो हमारे यहाँ तो ये पत्रिका नहीं है, हमारे यहाँ नहीं, हमारा एड्रेस नहीं, या हमको नहीं चाहिए ये पत्रिका। ऐसे बिना मांगी पत्रिका की तरह वो व्यक्ति लौट आए कि डॉक्टर साहब कहीं गए थे। और लेखक की हालत क्या थी, बड़े अच्छे शब्दों में लेखक ने बताया है कि मेरी हालत क्या थी। वो दर्द सहन कर रहे थे, लेकिन उसको शब्द कितने सुंदर दिए उन्होंने कि मेरी हालत क्या थी कि अगर सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे, खुद सरस्वती माता विद्या की देवी अगर शॉर्ट हैंड में लिखे, शॉर्ट हैंड मतलब एक लिखने की पद्धति है टाइप राइटिंग में, जो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे शब्दों में लिखा जाता है शॉर्ट में, तो शॉर्ट वो उसको अलग से सीखना पड़ता है शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड में भी लिखे, अगर वो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस को 2-2 4-4 सेंटेंसेस को 2-2 4-4 छोटे छोटे शब्दों में भी लिखने का प्रयास करे सरस्वती, तो भी समाप्त ना हो संभवतः, यानी लगभग वो तब भी समाप्त नहीं होगा। इतना दर्द हो रहा था लेखक को, इतनी तकलीफ में थे लेखक, और कैसे इधर उधर करवटे बदल रहे थे, जैसे हवाई जहाज के पंखे तेजी से इधर उधर बदलते हैं, वैसे उसके समान लेखक करवटे बदल रहे थे दर्द में। और मित्रों और घर वालों की ऐसी कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि किसे बुलाया जाए। वो लोग बड़े विचार विमर्श, मित्र और घर वाले सब मिलकर कि किसे बुलाया जाए, इतनी तकलीफ में किसे बुलाया जाए। पर वो भी कॉन्फ्रेंस कैसी थी, जैसे निशस्त्रीकरण सम्मेलन। निशस्त्रीकरण सम्मेलन यानी जब देशों का सम्मेलन होता है कि हमको शस्त्रों का उपयोग नहीं करना है, निशस्त्रीकरण पे सम्मेलन होता है कि वेपन्स नहीं यूज करने हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सम्मेलन हुआ करते हैं देशों के बीच में। तो उसमें जल्दी से कोई सहमत नहीं होता है, कोई अगर एक देश इसकी बात से सहमत है तो उसकी बात से नहीं सहमत है, या ये इसकी बात से नहीं सहमत है, वो उसकी बात से नहीं सहमत है, ऐसे चलता रहता है। तो वैसे ही लेखक मानते हैं कि ये जो निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति मेरे घर वालों और मित्रों के बीच कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो ऐसी थी कि कोई किसी की बात नहीं मानता था और ना कोई निश्चय हो पा रहा था कि क्या किया जाए, किसको बुलाया जाए। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन आयुर्वेदाचार्य, रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात कही। पता नहीं क्या क्या बहस हुई इन लोगों के बीच में, वो तो दर्द में थे लेखक, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन इतना पता चल रहा था कि ये लोग बहस कर रहे हैं किसको बुलाया जाए, क्या बुलाया जाए। और अलग अलग बहस चल रही थी, कोई बता रहा था कि इस डॉक्टर को बुलाया जाए, कोई बता रहा था उस डॉक्टर को बुलाया जाए, या आयुर्वेदाचार्य को बुलाया जाए, उस व्यक्ति को बुलाया जाए, वो इसके बारे में जानकारी रखता है। चिकित्सा मार्तंड मतलब बड़े बड़े विद्वान जो चिकित्सक हैं, ऐसे ऐसे लोगों के पता नहीं किसके किसके वहां नाम लिए गए। ये तो दर्द में थे, ये सिर्फ इतना जानते हैं कि पता नहीं किस किसके नाम लिए जा रहे थे, लेकिन अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने पे बात तय हुई। उनको बुलाने की बात तय हो गई कि चलो पंडित कविराज हैं पंडित सुखदेव शास्त्री, उनको बुलाने के लिए सबने निर्णय ले लिया। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए, एक व्यक्ति को भेजा गया बुलाने। 45 मिनट बीत गए, पौन घंटा बीत गया, परंतु न वैद्य आए, न भेजे गए सज्जन का ही कोई पता चला, ना वो कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी आए, ना जिस व्यक्ति को भेजा गया था उनको बुलाने के लिए वो व्यक्ति ही आया। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था। दर्द कैसा बढ़ रहा था, इनकम टैक्स की तरह, और दूसरी ओर उन लोगों का भी पता नहीं, मतलब जो लाने गए बुलाने गए उन लोगों का भी पता नहीं था। तो बेचैनी और भी बढ़ी, तकलीफ बहुत बड़ी हुई थी, ना पता चल रहा था कि क्यों नहीं आए, कौन घंटा बीत चुका है, दर्द बढ़ता जा रहा है। अंत में जो साहब गए थे लौटे, फिर अंत में वो व्यक्ति लौटा जो बुलाने गया था कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा। वो वैद्य हैं, पंडित भी हैं, वो पंचांग देखकर कार्य करते हैं, तो उन्होंने बहुत गौर से ध्यान से पंचांग देखा है। पत्रा देखा मतलब पंचांग देखा, और कहा, क्या कहा, कहा कि अभी बुध के संक्रांति वृत्त से शनि की स्थिरता है, 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा, और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। यहाँ ये दर्द से छटपटा रहे हैं, उधर पंडित जी पत्रा देखकर मतलब पंचांग देखकर बता रहे हैं कि अभी बुध की संक्रांति वृत्ति से शनि की स्थिरता है, वहां शनि रुका हुआ है, और इतनी देर में वहां से शनि, वो बताता है कि बहुत ध्यान से उन्होंने पंचांग देखा और पंचांग देखकर बताया कि अभी बुध के संक्रांति के वृत्त से शनि की स्थिरता है, मतलब शनि वहां पर स्थिर बैठा हुआ है, और वो कितनी देर में बाहर निकलेगा, 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा, और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है।
1.5 घड़ी एकादशी का योग है, इसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। तो इतनी देर के बाद ही मैं आऊंगा, सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया। लेखक कहते हैं ये बात सुनकर तो मेरा कलेजा कबाब हो गया। कबाब हो गया यानी जल भुन गया मेरा कलेजा, मगर वे कह आए थे अतएव बुलाना भी आवश्यक था। मतलब फिर भी वो व्यक्ति बोलकर आए थे उनको कि आपको आना है ऐसे रोगी को देखने के लिए यहाँ मैडम बनारसी जी को। अब वो कहकर आ गए थे, इसीलिए उनको अतएव मतलब फिर इसी कारण बुलाना आवश्यक हो गया, क्योंकि उनको पहले ही निमंत्रण देके आ गए थे कविराज को कि आपको आना है रोगी को देखने के लिए। नहीं तो लेखक उनको बुलाने की इच्छा नहीं है लेखक की, जिस तरह से उन्होंने इतने दर्द में ये यहाँ छटपटा रहे हैं और वो पंचांग देखकर जो बातें बता रहे हैं कि इतनी देर के बाद ही मैं निकलूंगा और चलूंगा और आऊंगा, तो इस बात से लेखक को बहुत नाराजी आई। लेखक बोलते मेरा कलेजा कबाब हो गया, मतलब मैं तो जल भुनकर खाक हो गया मेरा दिल कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ और आने को तैयार नहीं और पंचांग देख रहे हैं। तो इसके आगे बचा हुआ लेसन कि क्या हुआ। पंडित कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री आने के बाद क्या लेखक को आराम पड़ता है बेडब बनारसी जी को, ये हम इसके अगले भाग में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।